हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और कल से मार्केट में जब से ट्रम्प साहब ने एक ट्वीट किया है कि इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगाएंगे और जो इंडिया रशिया से क्रूड एंड डिफेंस बाय करता है, डिफेंस इक्विपमेंट्स बाय करता है, उसको लेकर वो एक पेनल्टी भी लगाएंगे जिसकी कोई स्पेसिफिक अमाउंट उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की है। इस चीज़ को लेकर काफ़ी लोग बहुत परेशान हैं, काफ़ी इन्वेस्टर्स परेशान हैं। लोग मीन्स इन्वेस्टर्स परेशान हैं और जो अपना पोजीशन है वो बहुत खुश है इस बात से। और अभी ट्रम्प ने एक और चीज़ बोली दैट आई एम ओके इफ इंडिया वांट टू कंटिन्यू ट्रेड विद रशिया एंड दिस इज़ फाइन अगर दोनों डैड इकोनॉमीज आगे बढ़ती हैं। तो इस डेड इकोनॉमी वर्ड को लेकर भी अपनी अपोजिशन काफ़ी खुश हुई इस बात से और वो एग्री करने लगी कि हमारी इकोनॉमी डेड है, जबकि रिसेंटली हमने अभी एक और इकोनॉमी को पीछे छोड़कर हम फोर्थ पोजीशन पर पहुंचे हैं एंड वी आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग एंड इंडिया इज स्टिल द लार्जेस्ट मीन्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। जो मेजर इकोनॉमीज हैं उसमें 6.5% का यहाँ पर ग्रोथ का प्रोजेक्शन है करंट ईयर का एंड नेक्स्ट ईयर का। और इस चीज़ को अभी आईएमएफ ने 6 पॉइंट समथिंग से बढ़ाकर 6.5 तक किया है। यहाँ पर जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं वो यहाँ पर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट को लेकर चल रही हैं, लेकिन कुछ लोगों को परेशानी है। तो इस बात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ लोगों को यहाँ पर परेशानी है। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये उनका काम है। एवरीबडी वांट्स टू कम इन द पावर, तो उनका यही तो काम होगा। अगर वो ये भी नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे क्या? क्योंकि अगर अपोजिशन और बाकी पार्टी संसद में बैठकर रूलिंग पार्टी के फेवर की ही बात करते रहेंगे कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, आपकी फॉरेन पॉलिसीज बिल्कुल ठीक हैं, आप इकोनॉमी को अच्छा लेकर चल रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ अच्छा है, देयर इज नो करप्शन एट ऑल, तो फिर तो वो कभी आएंगे ही नहीं पावर में। अगर उनके पास कुछ स्कोप है तो वो स्कोप एक ही बात को लेकर है कि वो उनके अगेंस्ट जाएं जो भी रूलिंग पार्टी कर रही है। तो यहाँ पर बात कांग्रेस की या बीजेपी की या फिर यहाँ पर बाकी जितनी भी पॉलिटिकल रीजनल पार्टीज हैं, यहाँ बात स्पेसिफिक पार्टी की नहीं है। यहाँ बात यह है कि ओवरऑल ये हर एक पार्टी करती है। जो अपोजिशन में बैठी है वो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट ही जाएगी, ये नॉर्मल है, इसमें आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पॉइंट ये आता है कि ट्रम्प साहब ने ये कर दिया, 25% टैरिफ लगा दिया, अब क्या होगा? तो देखो, इंडिया की जो जीडीपी है ना वो $4 ट्रिलियन है। इंडिया से जो यूएस को एक्सपोर्ट होता है वो $100 बिलियन भी नहीं है। दैट इज अ वेरी स्मॉल फिगर। अब इसमें एक और चीज आप समझो कि इंडिया से जो यूएस को यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है और जिन चीजों पर यहाँ पर टैरिफ लगने की बात हो रही है वो कौन कौन से यहाँ पर सेक्टर्स हैं। उसमें ऑटोमोबाइल एक है, फार्मास्यूटिकल्स एक है, और यहाँ पर टेक्सटाइल भी है, इसमें गोल्ड एंड जेम्स है, एंड यहाँ पर कैपिटल गुड्स है। ये 5 मेजर सेक्टर्स हैं। अगर आप ध्यान से समझोगे इन 5 मेजर सेक्टर्स में से निफ्टी में वेटेज कितनी है, इंडियन कंपनीज जो लिस्टेड हैं एनएससी एंड बीएससी पर, उनमें कौन सी मेजर कंपनी इन 5 सेक्टर्स में आती है? ऑलमोस्ट नन। मैं कह रहा हूं ऑलमोस्ट एक भी नहीं जो निफ्टी में मेजर इंपैक्ट रखती हो। निफ्टी में मेजर इंपैक्ट है कौन कौन सी कंपनीज का? यहाँ पर रिलायंस का आता है जो एक वेल डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट है। ऐसा नहीं है कि अब ये सिर्फ ऑयल बेस्ड हैं, ये एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, उसके बाद हमारा इसमें आईटी कंपनीज आती हैं। आईटी कंपनीज के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट इस चीज का 0 है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर बैंकिंग का, जो बैंकिंग निफ्टी में 30-40% के आसपास का वेटेज रखती है, उसके ऊपर यहाँ पर इंपैक्ट 0 है। उससे अलग जैसे इंडिया में पेंट कंपनीज हैं, उनका इंपैक्ट उनके ऊपर इंपैक्ट 0 है। जो एफएमसीजी कंपनीज हैं उनके ऊपर इंपैक्ट 0 है। तो ओवरऑल निफ्टी की जो मेजर कंपनीज हैं उनके ऊपर इंपैक्ट कुछ खास है नहीं, और निफ्टी की जो मेजर कंपनीज हैं उन्हीं सेक्टर्स की यहाँ पर नीचे स्मॉल साइज एंड मिड साइज कंपनीज होती हैं। तो ओवरऑल इंडियन लिस्टेड कंपनीज के ऊपर कुछ खास इंपैक्ट है नहीं अगर आप इंडिविजुअल कंपनीज को देखो। इसी को लेकर मैंने आज मॉर्निंग में ट्वीट भी किया था, और ट्वीट में मैंने सिर्फ यही लिखा था कि कुछ भी बेचने से पहले एक बार इस चीज का ध्यान रखना कि आप जिस कंपनी को बेचना चाह रहे हो उसके ऊपर ट्रम्प साहब की इस ट्वीट का कितना इंपैक्ट है। बिफोर सेलिंग एनीथिंग आउट ऑफ फियर, जस्ट चेक द ओवरऑल इंपैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ योर कंपनी. We should not sell our stock just because of a short-term small volatility in overall stock market caused by some temporary events. तो कुछ खास इंपैक्ट है नहीं, और इसका रिजल्ट भी क्या निकला कि मॉर्निंग में जिस प्राइसेस पर, जिस लेवल पर आज ओपनिंग हुई, अपने सारे मेजर इंडाइसेस ग्रीन में बंद हुए, ऊपर आकर बंद हुए, यानी कि ओपन नीचे हुए
और बंद होते होते उसमें रिकवरी आई। जैसे हमने निफ्टी में देखा, ग्रीन कैंडल है, बैंक निफ्टी ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर निफ्टी 50 नेक्स्ट वो भी ग्रीन कैंडल है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ पर ध्यान से करें तो आपको नजर आएगा, निफ्टी जूनियर ग्रीन कैंडल है, सेंसेक्स ग्रीन कैंडल है, निफ्टी 500 इज ऑल्सो ग्रीन, निफ्टी मिड कैप 50 इज ग्रीन, निफ्टी स्मॉल कैप 50 इज ऑल्सो ग्रीन। ये सारी सारी ग्रीन कैंडल्स हैं, कोई इंपैक्ट नहीं हुआ इस बात का। तो ये सब है क्या, इसका इम्पैक्ट क्या? ओवरऑल कुछ खास इम्पैक्ट नहीं है। जहां तक बात रशिया से यहाँ पर ऑयल एंड डिफेंस के इक्विपमेंट्स बाय करने की है और इस चीज को लेकर यूएस की जो आपत्ति है, वो यूएस की प्रॉब्लम, यूएस को आज से थोड़ी प्रॉब्लम है। किसी भी कंट्री को जो टॉप पर बैठी है उसको सेकंड थर्ड फोर्थ कंट्री से हमेशा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दूसरी कोई भी इकोनॉमी ऊपर आए। जैसे स्टार्टिंग में यूएस ने अपने इस टैरिफ के जो भी धमकियां हैं या जो भी उनका एग्रेशन है, जो भी उनकी टैक्टिक्स हैं या पॉलिसीज हैं, उनको लेकर, चाइना को लेकर इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की। चाइना ने पलटकर क्या किया? बड़ा छोटा सा एक पॉइंट है कि ठीक है, हम रेयर अर्थ यहाँ से रिलीज नहीं करेंगे और आपकी सेमीकंडक्टर कंपनीज और जितनी भी कंपनीज हैं, चिप मेकिंग कंपनीज हैं, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उन सबको दिक्कत हो जाएगी। तो वो वहां पर सॉफ्ट हो गए। हमें क्या ऐसा लगता है कि पिछले 3 साल से, जब से ये रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है और जब से हम रशिया से लगातार चीप प्राइसेस पर, इनएक्सपेंसिव प्राइसेस पर ऑयल परचेज कर रहे हैं और डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज कर रहे हैं, क्या पिछले 2-2.5 साल में रशिया को प्रॉब्लम नहीं हुई, यूएस को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी? क्या इनसे पहले जो सरकार थी, वहां पर डेमोक्रेट सरकार थी, क्या उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ रिपब्लिकन को प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट या डेमोक्रेट पार्टी के प्रेसिडेंट की नहीं है, ये यूएस की है। यूएस दो तरीके से किसी को अपने फेवर में करना होता है, एक प्यार से अपना बना के, उसके फेवर की बात करके और साथ में लेकर चल के, और दूसरा होता है धमकी देकर। तो यूएस की हमेशा से नीति ये रही है कि जो भी चीज वो कंट्रोल कर सकता है उसकी धमकी देकर आज तक उसने ये काम किया है। मींस मिडिल ईस्ट में आज तक जितने भी वॉर्स हुई हैं, उन सब के पीछे यही चीज हुई है कि या तो आप हमें तेल दो, हमारा साथ दो, हमसे डिफेंस के इक्विपमेंट्स परचेज करो, हथियार परचेज करो, या फिर हम आपको यहाँ से बेदखल कर देंगे, इन द सेंस कि आपकी सरकार गिरा देंगे। जो भी उनका कहना नहीं माने, वहां पर यही चीज होती है, चाहे वो अफगानिस्तान था, चाहे सीरिया था, इराक था, ईरान है, या फिर आने वाले टाइम में मे बी टर्की, भले वो उनके किसी अलायंस का पार्ट हो। तो इंडिया इस चीज में बचा हुआ है और वो बचा ही रहेगा, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसीज स्ट्रॉन्ग हैं। तभी लास्ट 2 ईयर से हम लगातार रशिया से ऑयल परचेज कर पा रहे हैं, अपनी शर्तों पर परचेज कर पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस ही कंट्रोल कर सकता है, हम भी। इंडिया में कितनी यूएस कंपनीज हैं जो लगातार अपनी सर्विसेज देती हैं? क्या गूगल नहीं चल रहा है यहाँ पर? क्या यहाँ पर फेसबुक नहीं चल रहा है? क्या व्हाट्सएप नहीं चल रहा है? क्या यहाँ पर एडोबी नहीं चलता? क्या माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स नहीं बिकते? मतलब क्या नहीं बिकता उनका टेक्नोलॉजी में? और ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये सब चीजें बनाई नहीं जा सकती। ये एक तब तक नहीं बनती जब तक सामने वाला साथ देने को तैयार हो। जैसे ही सामने वाला गला पकड़ने को तैयार होगा, वो झट से बन जाएंगी, क्योंकि बनाने में टाइम नहीं लगता। यहाँ पर जैसे हम रेयर अर्थ की बात करें, जो मैग्नेट्स हैं बेसिकली, और जो सारे इक्विपमेंट्स में चाहिए होती हैं, चाइना ने कंट्रोल करने की कोशिश की, तो यहाँ से साथ साथ एकदम से बातें होनी शुरू हो गई कि बाकी कंट्रीज से ले लेते हैं और इंडिया में एक्सप्लोरेशन शुरू कर लेते हैं। एक्सप्लोरेशन तो करना मीन्स निकालना ही तो है तो है ही ऑलरेडी इंडिया में। इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व है इंडिया के पास रेयर अर्थ का, जिसको लेकर चाइना पूरे संसार को धमकी दे रहा है। तो उस पर काम करना शुरू हो जाएगा। बाहर की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन बंद होंगे तो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज शुरू हो जाएंगी, खुल जाएंगी, यहाँ पर न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी, या बाकी यूरोपियन कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी। यूएस के साथ अगर अच्छा करार नहीं हुआ तो यूके के साथ हो गया, न्यूजीलैंड के साथ हो जाएगा, बाकी कंट्रीज के साथ हो जाएगा। पूरा अफ्रीका पड़ा है, यहाँ पर पूरा लैटिन अमेरिका पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है। संसार में, इस पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं और अमेरिका में सिर्फ 35 करोड़ लोग हैं। कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है। और जहां तक उनकी बड़ी इकोनॉमी की बात है, तो ये तो एक मैटर ऑफ टाइम है। वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स दैट। अगर आप 2075 की प्रोजेक्शन ले लो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की हो, चाहे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हो, सबकी कैलकुलेशन एक बड़ी छोटी सी बात कहती है कि चाइना विल बी ऑन नंबर 1 पोजीशन, इंडिया विल बी ऑन सेकंड पोजीशन एंड अमेरिका विल बी ऑन थर्ड पोजीशन। और इन तीनों ही कंट्रीज में जो आपस में डिफरेंस होगा, वो एक नाम मात्र का डिफरेंस होगा, कहने का डिफरेंस होगा, अदरवाइज ऑलमोस्ट सिमिलर साइज की इकोनॉमीज हो जाएंगी। अब यही तो चीज है जो अमेरिका को परेशान करती है, लेकिन परेशान होने से कुछ होता नहीं है। आज भी इंडिया मार्केट गिरी थोड़ी,
ये तो गिरावट चल ही रही है, ये तो एक पार्ट है कि जब मार्केट लगातार ऊपर या नीचे हो रही हो तो वो लास्ट सपोर्ट तक तो जाती ही है। इस चीज को लेकर तो मैंने ट्वीट भी किया था कि इंडिया में अभी सपोर्ट है कहां पर, अभी पुरानी वाली सपोर्ट पर आज आ गए। अगर हम यहाँ पर मिड कैप की बात करें तो यहाँ पर भी हम पुरानी वाली सपोर्ट पर आ गए। 500 की बात करें तो यहाँ पर भी हम पुरानी वाली सपोर्ट के पास हैं। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी पुरानी वाली सपोर्ट के पास आया है। निफ्टी जूनियर ये भी पुरानी सपोर्ट पर है। बैंक निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट के पास है। निफ्टी ये भी पूरे सपोर्ट के पास है। और अगर आप ट्वीट की बात करोगे तो ट्वीट में मैंने किया था अभी ट्वीट कि निफ्टी कहां पर सपोर्ट ले सकती है। निफ्टी हैज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 24,500 और उस टाइम पर निफ्टी कहां ट्रेड कर रही थी, निफ्टी वॉज ट्रेडिंग है 25,067, तो 25,067 पर थी और ऊपर से नीचे आई, यानी कि ये पहले ही नजर आ रहा था ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर ट्रंप ट्वीट नहीं करते तो ये नीचे नहीं आता, ये तो लगातार डाउन साइड पर चल ही रहा था और यहां से एक छोटा सा डाउन साइड तो नजर आ ही रहा था कि वो टेक्निकल था। और अगर हम यस्टरडे के लो की बात करें तो 2% डाउन साइड नजर आ रहा था, वो आ गया। अब 24,500 पर जब निफ्टी ने सपोर्ट पहले ही बता रखी थी, मैंने भी यहाँ पर बताया था, चार्ट शेयर किया था और उसी के पास जाकर ये रुक गया। अब यहाँ से मुझे लगता है कि ऊपर चलना शुरू होगा, क्योंकि 2-3 बार ऐसा हो गया ना। आप एक चीज समझो, जब भी एक मार्केट ट्रेंड में चल रही है ना तो ट्रेंड में लगातार ऊपर बंच ऑफ एक या दो से ज्यादा रेड कैंडल साथ में बनने लगे तो आप समझो वहां से चीजें घूमती हैं जब वो एक रेंज में होता है, ठीक है। और सेम ही चीज नीचे से भी घूमती हैं जब यहाँ पर एक या दो से ज्यादा ग्रीन कैंडल इस तरह से बनने लगे लगातार। जैसे यहाँ पर ये दो कैंडल्स है ना, डे बिफोर यस्टरडे एंड टुडे, ये दोनों कैंडल सेम लेवल पर खुलना और वहां से ऊपर चलना बहुत ज्यादा इंपैक्ट है नहीं। और एक और चीज, आप यहाँ पर अगर डरने की भी बात है तो डरने को लेकर एक छोटा सा पॉइंट है। जिन कंपनीज में आपको लगता है कि उनका एक्सपोर्ट यूएस को ज्यादा है, उन कंपनीज में ट्रेड मत करो। अगर पॉइंट ये है कि विवेक भाई जो ऑलरेडी ट्रेड ले रखे हैं उनका क्या करें, उनको लेकर बैठो, एवरेज मत करो। लॉस में निकालने की जरूरत थोड़ी ही है। हमें लगता है कि जब इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर सभी कंट्रीज के साथ एक ही टाइम पर अपना तालमेल बनाकर काम कर सकती है तो ये वाली सिचुएशन नहीं सुलझेगी क्या? थोड़ा सा लंबा चल जाए, इट्स ओके, बहुत कोई आफत नहीं है। 67-70 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट है, इट्स नथिंग एक्चुअली। पॉइंट यहाँ पर इतने छोटे एक्सपोर्ट का नहीं है, पॉइंट है यहाँ पर अमेरिका के साथ रिलेशंस खराब होने का। और अगर अमेरिका के साथ रिलेशंस खराब होते हैं तो जो पॉइंट चल रहा है ब्रिक्स करेंसी को लेकर कि इंडिया, चाइना, ब्राजील, रशिया ये अपनी और साउथ अफ्रीका ये ब्रिक्स करेंसी ला सकते हैं, तो वो मुहिम और ज्यादा तेज हो जाएगी। अब अगर कोई आकर गलाई पकड़ लेगा तो कुछ तो करेगा ना इंसान, जब तक प्यार से बात करेगा तो इधर से प्यार से जवाब जाते रहेंगे। तो ऐसा नहीं अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं है, अगर अमेरिका थोड़ा सा भी यहाँ से अपनी हद पार करता है तो और ब्रिक्स नेशंस यहाँ पर एक साथ आकर अगर करेंसी निकाल देते हैं तो जो आज तक की पिछले 200 साल की जो यहाँ पर सुप्रीमेसी बनी हुई है ना अमेरिका की, वो अगले 20-30 साल में झट से खत्म हो जाएगी। क्योंकि डी डॉलराइजेशन जरा सी देर में उसकी जो अहमियत है कि वो जितने मर्जी एक प्रिंटिंग मशीन लगाकर जैसे जीरोक्स कॉपी निकालती है ना, ऐसे वो नोट छाप सकते हैं और पूरी दुनिया से उन नोटों से जो एक बेसिकली एक रद्दी है उससे माल खरीद सकते हैं। उसकी इंपैक्ट तभी तो है बिकॉज एवरीबडी नीड दिस। जब ये मेजर 5 कंट्रीज जहां पॉपुलेशन है, अच्छी खासी पॉपुलेशन है, मीन्स चाइना और इंडिया दो मिलाकर 300 करोड़ लोग रहते हैं और अमेरिका में 33 करोड़ लोग हैं, यानी कि 9 टाइम्स ऑफ पॉपुलेशन है इन सिर्फ 2 कंट्रीज में। ये इतना बड़ा है। और एशिया की अगर हम बात करें तो पूरा वर्ल्ड एक तरफ और अकेला एशिया एक तरफ, इतना ज्यादा पॉपुलेशन का गैप है। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इतना आसान नहीं है। यहाँ पर खासतौर से इन टूडेज टाइम जब यहाँ पर इंडिया के पास यूपीआई रुपए सिस्टम आपस में लेन देन कर सकते हैं, वो लेन देन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, बाकी कंट्रीज में अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। और जो मुहिम है एक इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाने की, एआई को लेकर या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेकर या जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनको लेकर, वो और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर भी अगर डर लग रहा है तो उन कंपनीज में काम मत करो जहां पर आपको 25% के यूएस टैरिफ से डर है। दोज आर वेरी स्मॉल, वेरी लिटिल कंपनीज, नंबर ऑफ कंपनीज आर वेरी लेस, कोई फर्क ही नहीं है। आप एफएमसीजी में काम करो, आप आईटी में काम करो, आप बैंकिंग में काम करो, आप इंडियन कंज्यूमर गुड्स में काम करो, मेजर कंपनीज तो वैसे भी यही हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। इस बात से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजीज के बेस पर काम करते रहो एंड
जो जिसका काम है उसके ऊपर छोड़ दो। प्रमोटर्स का काम है यहाँ पर बिजनेस को अच्छा संभालना, वो काम उसके ऊपर छोड़ो। गवर्नमेंट का काम है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को संभालना और जो दूसरी कंट्रीज के साथ तालमेल बनाकर रखना है, बिजनेस करना है या पॉलिसीज बनानी है उनको संभालना, वो काम उनके ऊपर छोड़ दो। और आपका काम है अच्छी कंपनीज को फाइंड आउट करना और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बेस पर ट्रेड लेना एंड टारगेट तक रखना। आप उस काम को यहाँ पर अंजाम दो, दूसरे के काम की चिंता खुद नहीं किया करते। और वैसे भी जो चीज़ अपने कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा करते। अपने बारे में क्या कंट्रोल में है कि जिन कंपनीज में डर लगता है उन कंपनीज में ट्रेड मत करो। जो कंपनीज अफेक्टेड नहीं होने वाली हैं यूएस टैरिफ से, अब उनमें ट्रेड कर लो। इट्स सो सिंपल, नथिंग टू वरी हियर। आई विल कीप ऑन शेयरिंग माई नॉलेज, एक्सपीरियंस, जो भी है, जो भी समझ है आप सबके साथ में टाइम टू टाइम। एंड जल्दी मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।